हेलो फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो में लेके आए हैं एक नया टॉपिक बैंकिंग अवेयरनेस पर। आपने देखा होगा मेरे पिछले वाले वीडियो में भी जो मैंने वीडियो लाया हूँ अभी वो नए नए टॉपिक पर हैं। तो ये नया टॉपिक आपके लिए है, अछूता टॉपिक है। ज़्यादा इस पर वीडियो नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि एक ये भी समस्या है काफ़ी बड़ी, जिस पर मैं ये लेकर आया हूँ लोन डिफॉल्टर्स के राइट्स के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार जो है चूक हो जाती है लोन चुकाने में, तो वहाँ पे जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो उनका कई बार व्यवहार उचित और कानून संबद्ध नहीं होता। तो वहाँ पे बोरोर के क्या राइट्स हैं, बोरोर के भी अपनी राइट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस कोई भी प्रक्रिया है देश के अंदर वो कानून के अंतर्गत ही होनी चाहिए। तो हमारा टॉपिक जो है आज का वो है राइट्स ऑफ द लोन डिफॉल्टर व्हेन थ्रेटेंड बाय रिकवरी एजेंट्स। जब रिकवरी एजेंट्स उनको थ्रेट करें या गलत व्यवहार करें तो उनके अपने राइट्स क्या हैं, लीगल प्रोटेक्शंस क्या हैं और बोरोर क्या क्या एक्शन वहाँ पे ले सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों पे इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते भी लोन देने की जो मूल अवधारणा क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है लोन के। बेसिक कंसेप्ट क्या है बैंक के, बैंक क्या है, करते हैं लोग से डिपॉजिट जमा करते हैं, लोगों का जो डिपॉजिट अकाउंट होते हैं वहाँ से डिपॉजिट आता है और फिर उसी पैसे को आगे ऋण देते हैं। तो वो पब्लिक का ही पैसा है जिसको आगे बैंक आगे ऋण देते हैं और फिर वहाँ से पैसा वापस आएगा तो पब्लिक को वापस करना है। उसी में जो बीच का डिफरेंस है वो बैंक अपना कमाते हैं, वहाँ से उसमें इंटरेस्ट आता है। तो उम्मीद ये क्या की जाती है कि वो जब लोन दिया है तो वो वापस आ जाए। अब लोन क्यों दिया जाता है, वो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। बिजनेस के लिए लोन देना या कार खरीदनी है, व्यक्तिगत लोन होगा इस तरह के, या पर्सनल लोन है। और बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट होते हैं बैंकों के। तो बिजनेसमैन है, चाहे छोटा बिजनेसमैन है चाहे बड़ा बिजनेसमैन है, उसको बैंक की जरूरत पड़ती है, सीसी लिमिट है या ओडी लिमिट वगैरह लेते हैं उसमें। तो अब बैंक उनकी जरूरत को देखते हुए बैंक को उनको ऋण देते हैं। तो उम्मीद क्या करते हैं बैंक कि वो पैसा वापस आ जाए, ईएमआई आनी है तो ईएमआई टाइम से आ जाए, सीसीओडी लिमिट है तो ब्याज समय से भुगतान हो जाए, उसका मूलधन वापस हो जाए। क्योंकि वो पैसा जब वापस आएगा तभी किसी दूसरे को वो दिया जाएगा, या डिपॉजिटर का पैसा है तो उसको वापस करा जाएगा, या जैसे पैसा वापस आ रहा तो किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति को वो बैंक आगे ऋण दे सकते हैं। और ये सब एग्रीमेंट होता है, आपस में सहमति होती है, उस सहमति के हिसाब से जो एग्रीमेंट साइन होते हैं उसके हिसाब से वो पेमेंट उसका हो जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो लोन देने में या ईएमआई देने में चूक हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में, अब वो परिस्थिति क्या कोई भी हो सकती है, वो तो उधारकर्ता से जो चूक हुई है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। रोजगार खत्म हो गया उसका, परिवार में कोई बीमार हो गया, वहां खर्चा ज्यादा हो गया, या व्यवसाय में घाटा हो गया, स्टॉक ही था वहीं पे कहीं पे आग लग गई। बहुत सारे कारण हो सकते हैं बिजनेस में लॉस के भी, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोविड आ गया था पीछे जैसे, बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, माल नष्ट हो जाए, फैक्ट्री नष्ट हो जाए। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो जेन्युइन रीजन हो सकते हैं जहाँ पे डिफॉल्ट हो सकता है। तो वहाँ अगर बैंक को ये देखना होता है कि अगर बैंक करते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में जो अगर वो रिकवरी एजेंट्स हैं वो उस तरह से व्यवहार नहीं कर पाते जिस तरह से कानून संबंध उनको व्यवहार करना चाहिए। अब इस बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइंस जारी करी है। इसमें समय समय पर गाइडलाइंस जारी करता है बैंक, रिजर्व बैंक, क्योंकि वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। एनबीएफसी जो है या बैंक्स हैं वो उसके अंडर में काम करते हैं, उनकी वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इंस्ट्रक्शन देंगे। तो पीछे भी क्या करता है आरबीआई ने, जब उसके सामने बहुत सारे केस ऐसे आए जब जहाँ पे रिकवरी एजेंट्स द्वारा गलत व्यवहार किया गया, तो उन्होंने आईबीए को बोला, इंडियन बैंक एसोसिएशन को, रिजर्व बैंक ने, कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए, कलेक्शन ऑफ व्यूज के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप बनाइए, और अपने सभी बैंकों को आप बोलिए कि वो अपने बोर्ड से अप्रूव कराएं, रिकवरी पॉलिसी अप्रूव कराएं। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि आरबीआई के गाइडलाइंस हैं, आपके जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है आईबीए जो बनाएगा उसको ध्यान रखते हुए सब बैंक अपनी रिकवरी पॉलिसी बनाएं और बोर्ड से अप्रूव कराएं इसको। आईबीए कौन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो बैंकों का संगठन है। तो आईबीए ने क्या करा, इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कलेक्शन ऑफ ड्यूज वो बनाए और उसको बैंकों को भी दे दिया कि वो सब जो है आप अपना रिकवरी पॉलिसी बनाइए इसी आधार पर, आरबीआई गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इनको भी ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से आप रिकवरी एजेंट्स अपॉइंट करेंगे और क्या किस तरह से वो जो है रिकवरी का प्रोसेस करेंगे। अभी हाल ही में भी जो है सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले को
बोला था कि हमारे देश में कानून का शासन है। ऐसे एक मामला गया था उनके पास में रिकवरी से संबंधित, जहाँ पे गलत व्यवहार हुआ था। तो वो बोले कि हमारे देश में कानून का शासन है और ऋण की वसूली या वाहनों की जब्ती केवल कानूनी तरीकों से ही की जा सकती है, केवल कानूनी तरीकों से ही की जा सकती है। तो कानून का पालन करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, चाहे वो रिकवरी एजेंट है, चाहे वो बैंक का कर्मचारी है, अगर रिकवरी में जा रहा है। अब इसमें कुछ विचारणीय बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए हर एक रिकवरी एजेंट्स को, या जो बैंक का कर्मचारी जो रिकवरी में है उसको, कि वसूली करने वाला व्यक्ति चाहे वो बैंक का कर्मचारी हो, वसूली एजेंट हो, तो यह अवश्य पता होना चाहिए कि हर उधारकर्ता डिफॉल्टर नहीं है। हर उधारकर्ता जिसने लोन है, जो बोरोवर है, वो डिफॉल्टर नहीं होता। दूसरा, उधारकर्ता पर बैंकों का या एनबीएफसी का पैसा बकाया है। लोन किसका है? वो बैंक का है या एनबीएफसी का है, वो वसूली एजेंटों का नहीं है पैसा। उनको काम जो दिया जाता है वो वसूली करने के लिए दिया जाता है, कि आप जाएं, उनको समझाएं और उनको परसुएट करें, उनको बताएं भी क्या क्या इसमें बैंक आपका एग्रीमेंट है, या जो भी आपने एग्रीमेंट किया उसमें क्या क्या टर्म कंडीशन है, बैंक क्या एक्शन ले सकता है इसमें, तो बताएं, परसू करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएं, ठीक है ना। बैंक से मिलवाएं, बैंक रिस्ट्रिक्शन कर सकता है, बहुत सारे होते हैं लोन उसके, जो है बहुत सारे लोन ले रखे हैं, तो लोन को उसको डेप्ट मैनेजमेंट करके उसको एक लोन में कन्वर्ट कर सकता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कानून सम्मत जो है वहाँ पर होना चाहिए। तो वो लोन किसका है? बैंकों का, एनबीएफसी का, एजेंट का नहीं होता, रिकवरी एजेंट जो है, इसलिए उनको कानून सम्मति व्यवहार करना चाहिए। अब इसमें आरबीआई ने की जो डायरेक्शन थी, या आईबीए के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थे, उसमें क्या क्या बातें जो है मेन बातें उसमें बताई, जिनका उनको रिकवरी एजेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही ध्यान रखेंगे तो उसी तरह से व्यवहार करेंगे तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ठीक है ना, कि अनवांटेड सिचुएशन कोई क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि डीआरए को जो है अपने पहचान या अधिकार पत्र जो है, उसका आइडेंटिटी कार्ड है वो रखे, और अपना जो अथॉरिटी लेटर है वो उसको दिखाना चाहिए अगर वो रिकवरी करने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे क्या है, बैंकों को ड्यू नोटिस टू द बोरोवर अबाउट ओवरड्यूज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द डीआरए बाय द बैंक। बैंकों को जो बोरोवर है उसको नोटिस देना चाहिए, बताना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर कितना ड्यूज है, और हमारे रिकवरी एजेंट्स कौन कौन है, हमने किनको अपॉइंट किया, उनके फोन नंबर वगैरह सब जो है बोरोवर को पता होना चाहिए। बैंकों को अपनी वेबसाइट पे उनका विवरण डालना चाहिए, उनके फोन नंबर, पता, उनका नाम वगैरह जो है, जिससे बोरोवर को पता रहे भी रिकवरी एजेंट्स कौन है बैंक के। दूसरे क्या है, आगे क्या है इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, कि डीआरए को ग्राहकों के प्रति सम्मान और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उनका जब रिकवरी करने जा रहे हैं तो उनका सम्मान बना रहे, गरिमा बनी रहे, उसमें उनकी भी रेपुटेशन का ध्यान रखना चाहिए, उस तरह से उनको व्यवहार करना चाहिए। डीआरए को शिष्टाचार, निष्पक्ष व्यवहार और अनुनय विनय, तो ये दिखाना चाहिए वहां पर, मतलब जब जाए तो वहां पर कर्टसी होनी चाहिए, फिर ट्रीटमेंट होना चाहिए बोरोवर के साथ में, और परसुएशन होना चाहिए। परसुएशन मतलब उसको प्रोत्साहित करे, समझाए उसमें भी क्या क्या नुकसान है इसके किस्त न चुकाने के, ठीक है ना। आगे क्या है, ग्राहकों से सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच संपर्क करना चाहिए डीआरए को। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आरबीआई गाइडलाइंस दोनों जगह है कि एजेंट जो है बोरोवर से सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। अगर इसके आगे पीछे करते हैं तो वो हरेसमेंट की श्रेणी में आ जाएगा। नो बंच कॉल टू द बोरोवर, एक साथ बहुत सारी कॉल नहीं करनी चाहिए कि एक दिन में पता लगा 5 बार उसको कॉल कर दी या ज्यादा कॉल कर दी उसको, लेकिन क्योंकि नहीं तो वो फिर जो है हरेसमेंट होगा, माना जाएगा उसमें। भाई एक बार कॉल किया, उसने बताया अभी मुझे क्या है, कल तक आ जाएगा, परसों तक आ जाएगा पैसा, या मैं 2 दिन में जमा कर दूंगा, तो डीआरए को नोट करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए, फिर 2 दिन बाद फोन करे अगर पैसा नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि अभी किया फिर 1 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, फिर शाम तक 5 कॉल कर दी उसको, तो बंच कॉल नहीं होनी चाहिए। आगे क्या है, जहां तक संभव हो डीआरए को उधारकर्ता से पहले अपॉइंटमेंट लेकर उसकी पसंद के अनुसार उसके निवास या कार्यस्थल पर जाना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में साफ साफ लिखा है कि जहां तक संभव हो, एज फार एज पॉसिबल, डीआरए को ये ध्यान रखना चाहिए कि बोरोवर ने अगर कोई ऐसा स्थान बताया है, जगह बताया है कि वो वहां पे मिल सकता है, या वहां नहीं मिलना चाहता तो अवॉइड करना चाहिए, या जगह बता रहा है कि मैं वहां मिल सकता हूँ तो उसको उसका ऑनर करना चाहिए उसकी बात का।
वो वर्क प्लेस पर नहीं मिलना चाहता, कहीं और मिलना चाहता, तो एजेंट जो वहाँ पर मिल ले उसको डीआरए। घर पर नहीं मिलना चाहता, कहीं और मिल ले, ठीक है ना, तो उसकी बात का ऑनर करना चाहिए। आगे क्या, डीआरए द्वारा गलत बयानी या छल नहीं किया जाना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। छल छल का मतलब कि वो कुछ और जब कॉल कर रहा तो अपने आप को ये बताया कि मैं इनकम टैक्स ऑफिस से बोल रहा हूँ या पुलिस विभाग से बोल रहा हूँ, या कोर्ट का ऑर्डर लेकर आया हूँ, विजिट कर रहा है, बता रहा है वहाँ पर कि मैं समन लेकर आया हूँ। इस तरह से डराने धमकाने के लिए मिस रिप्रेजेंटेशन ना करे, अपने आप को कुछ और अलग व्यक्ति ना बताए। उसको सबसे पहले अपनी पहचान बतानी है और अथॉरिटी लेटर बताना है। अगर विजिट कर रहा तो दिखाना है उसको। बिना सहमति के उपभोक्ता का नाम या पता खराब ऋण की सूची में प्रकाशित न करे बैड डेब्ट्स में, मतलब उसकी मर्जी के बिना उसको पब्लिश ना करे उसके नाम को। ये भी इंस्ट्रक्शंस है आरबीआई की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कि वो उस तरह से उसको नाम को कहीं पब्लिश ना करे उसकी मर्जी के बिना, या किसी को बताए ना। नो थ्रेटनिंग ऑफ फॉर अरेस्ट और लीगल एक्शन, गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई की धमकी न दे कि आपको हम पुलिस है, हम अरेस्ट हो जाएंगे, आप हो जाओगे, या मैं एफआईआर कर रहा हूँ कि आपके खिलाफ में, इस तरह से। क्योंकि वो डीआरए का काम नहीं है। वो लीगल एक्शन अगर कोई लेना तो बैंक लेगा, ये डीआरए का काम नहीं है। नो अब्यूजिव प्रोफेन लैंग्वेज होनी चाहिए, अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डीआरए को अपमानजनक भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। पोलाइट भाषा होनी चाहिए, कर्सी बनी रहे, इस तरह की भाषाएं करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को, तो डीआरए को, जो रिकवरी एजेंट्स हैं, रिकवरी एजेंट्स हैं या बैंक का कर्मचारी जो भी रिकवरी पे जा रहा है, वो बराबर नियम सबके लिए हैं। वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आरबीआई के या आरबीआई गाइडलाइंस, वो सभी के लिए हैं। अगर किसी के फैमिली में ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई है, वहां पे कोई शोक है, परिवार में शोक हो गया, या कोई विपत्तिपूर्ण ऐसा अवसर आ रहा है वहां पे, तो ऐसे अनुचित अवसरों पर डीआरए को वहां पे नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। किसी और दिन जाए बाद में, जब स्थिति वहां पे सामान्य हो जाए। ये मॉरल ड्यूटी भी है, वैसे भी नहीं जाना चाहिए, ये भी साफ साफ जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है। उधारकर्ता के खाते की जानकारी के बारे में तीसरे पक्ष से कोई संपर्क नहीं करना, मतलब बोरोर के बारे में किसी को नहीं बताना कुछ भी, क्योंकि सीक्रेसी बैंक की ड्यूटी है, तो ये रिकवरी एजेंट्स की भी ड्यूटी है कि वो उसके खाते की सीक्रेसी बनाए रखे, उसके पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से उसके ऋण के बारे में या ओवरड्यूज के बारे में कोई डिस्कशन ना करे। क्रेडिट एजेंसियों को उपभोक्ता क्रेडिट रिपोर्ट पर गलत जानकारी की रिपोर्ट ना करे। जो क्रेडिट एजेंसी है, सिविल वगैरह है, जैसे गलत इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं देनी चाहिए वहां पे, कि उसकी सिविल खराब हो जाएगा, या उसको धमकी दे रहे हैं तुम्हारी सिविल खराब हो जाएगा, हम वहां पे इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी इसकी ड्यूटी नहीं होती डीआरए के, डीआरए को इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थे जो आरबीआई के डायरेक्शन है और आरबीआई के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। अब इशू क्या है कि ऐसा बहुत सारे रिकवरी एजेंट्स ऐसा नहीं करते, वो जाके गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या गलत व्यवहार करते हैं वहां पे इसमें। तो ये जो आक्रामक या कभी कभी अवैध कार्यनीति जो है एजेंटों की, ये चिंता का विषय रही, और इसी वजह से जो है सारे आरबीआई को एक्शन लेने पड़े, गाइडलाइंस देनी पड़ी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाने पड़े। अभी इसी उत्पीड़न से स्वयं को बचाने के लिए उधारकर्ता के अधिकारों को समझने का महत्व बढ़ जाता है कि भी इनके क्या इंपॉर्टेंस है। बोरोर को राइट्स हैं, उनके भी राइट्स हैं, तो वो भी समझने जरूरी हो जाते हैं इसमें कि क्या क्या राइट्स हैं उनके। वो तो उनकी ड्यूटी थी, जहाँ उनको डोंट थे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे अगर कोई कर रहा है, अगर उत्पीड़न कर रहा है, कोई थ्रेट कर रहा है, कोई एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो उनके क्या महत्व हैं, उनके क्या अधिकार हैं, राइट्स क्या हैं। इसमें कुछ केस ऐसे आए जहाँ पे आरबीआई जो है इस सोचने के लिए मजबूर हुआ इसमें। तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हुए ऐसे। लेकिन एक केस में ऐसा हुआ इसमें कि 81 साल की एक महिला, उसके बेटे ने लोन लिया हुआ था। रिकवरी एजेंट्स ने उस 81 साल की महिला को लगभग 375 कॉल करी इसको। क्यों करी? ताकि प्रेशर में आके वो लड़का जमा कर दे। उसकी माँ को हरेसमेंट किया उसको। तो ये कितना गलत काम है ये इसमें। और इसका परिणाम क्या हुआ, फिर बाद में एफआईआर हुई और उसको वो रिकवरी एजेंट जो है वहाँ पे अरेस्ट हुआ उसको। तो इस तरह का जो है ये हरेसमेंट की कार्रवाई वहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी उसको। दूसरे केस में क्या हुआ इसमें कि एक बस जो लोन पे ली हुई थी, उससे कुछ चूक हुई ईएमआई में, तो रिकवरी एजेंट जो थे उन्होंने उसी बस को रास्ते में रोक लिया। इसमें 42 पैसेंजर बैठे हुए थे।
ईएमआई का भुगतान नहीं हुआ, इसलिए 3 घंटे तक उनको सबको डिटेन करे रखा, क्योंकि इलीगल है किसी को डिटेन करना। लेकिन उन्होंने किया इसको, जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज वो हुए, एफआईआर हुई, जो भी कार्रवाई हुई, लीगल कार्रवाई उनके खिलाफ जो है एजेंट्स के खिलाफ में हुई। और हैरेसमेंट के लिए जो है लीगल एक्शन जो है उसमें क्या जो है जो बोरोअर है वो क्या एक्शन ले सकते हैं वहां पे। तो प्राथमिक जो है स्टेप्स है उसमें, वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराए। अगर उसको लग रहा है कि अगर नहीं मान रहा है और गलत व्यवहार किया जा रहा है तो उधारकर्ताओं को पुलिस स्टेशन में वसूली एजेंट के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करनी चाहिए। और यदि पुलिस वहां पे इनकार करती है तो मामला जो है मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, लेके वो मजिस्ट्रेट के यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं एफआईआर कराने के लिए। या दूसरा तरीका ये है कि वो सिविल कोर्ट में चले जाएं और उसके खिलाफ सिविल सूट दायर कर दें, इसके खिलाफ जो है रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ जो या जो भी गलत व्यवहार कर रहा है इसमें, और वहाँ से इंजेक्शन ले लें, वहाँ से स्टे ऑर्डर, इंजेक्शन ऑर्डर लेकर आए वहाँ से कि वो उनसे संपर्क ना करें या उस तरह से व्यवहार ना करें। अब इसमें राइट आते हैं इसमें, और देखते हैं आगे की राइट्स टू नोटिस, सूचना का अधिकार है उनको। एजेंट्स जो रिकवरी एजेंट्स के या बैंक से उनसे सूचना मिल जाए बोरोअर को, सूचना मांगने का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है? किसी भी वसूली कार्य शुरू करने से पहले बैंक द्वारा उधारकर्ताओं को उचित सूचना दी जानी चाहिए। ठीक है ना, पता होना चाहिए बोरोअर को, ऐसे नहीं कि अचानक आप पहुंच जाओ उसमें, उसके पास में नोटिस होना चाहिए। बैंक की ये ड्यूटी है कि वो उसको इन्फॉर्म करे, बताए उसको कि तुम्हारे पास पर इतने ड्यूज हैं, तो नोटिस होना चाहिए, रिकवरी एजेंट्स की पब्लिश होना चाहिए, उनके नाम वगैरह होना चाहिए, या बोरोअर को के पास में भेजे होने चाहिए बैंकों को कि हमारे रिकवरी एजेंट्स कौन है, उसकी सूचना होनी चाहिए उनके। तो इसमें इसका लीगल बेसिस क्या है? बैंकिंग नियमों के अनुसार बैंकों को उधारकर्ताओं को आगामी कार्रवाई के बारे में सूचित करना आवश्यक है ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके, ट्रांसपेरेंसी रहे, इसलिए उनको बताना बहुत जरूरी है। तो राइट टू नोटिस है बोरोअर का। राइट टू फेयर वैल्यू, उचित मूल्य का अधिकार है कि डिफॉल्ट हुआ है, अगर कोई एसेट्स है उसकी और बैंकों ने उसको जब्त कर लिया है, उसका पोजेशन ले लिया और ऑक्शन करने जा रहे हैं, उसको बेचने जा रहे हैं, तो उसको उचित मूल्य मिले उसको बोरोअर को। ऐसा नहीं कि औने पौने दामों को बेच दे। तो बकाया राशि वसूलने के लिए जब्त या बेचे जाने से पहले उधारकर्ताओं को अपनी संपत्तियों का उचित मूल्यांकन करने का अधिकार है। तो बैंक क्या करते हैं इसमें, इसीलिए वो कई बार बैंक भी दो वैल्यूअर से जनरली वो वैल्यूएशन कराते हैं, उसका एवरेज लेके और तब उसमें ऑप्शन में डालते हैं उसको, ताकि सही वैल्यूएशन उसका आ जाए। तो इससे क्या सुनिश्चित होता है? इससे उधारकर्ताओं की संपत्ति का कम मूल्यांकन नहीं किया जाता या उन्हें फोर्स वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू पर उनको नहीं बेचा जाता। वैल्यूएशन फेयर आ रही है, दो का लिया और एवरेज कर लिया उसको, या और भी तरीके होते हैं बैंकों के, सही वैल्यू मिल जाए उसकी। तो न्यायालयों ने भी यहाँ पे, कोर्ट्स ने भी माना इसमें, उधारकर्ताओं के साथ उनकी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और बिक्री में निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी कि सही वैल्यू हो उनकी। ऐसा नहीं कि लोन लिया है और डिफॉल्ट हो गया तो औने पौने दामों पे उसको बेच के आप पैसा वसूल लो। तो राइट टू फेयर वैल्यू है इनका, फेयर वैल्यू का भी राइट है। राइट टू बी हर्ड, सुने जाने का अधिकार है भाई, उसको भी सुन लो, बोरोअर को भी सुनना जरूरी है, किन परिस्थितियों में क्या हुआ, कैसे डिफॉल्ट हो रहा है, क्या चीज हुई है इसमें। अगर वो सुधर सकती है तो सुधारो, आरबीआई गाइडलाइंस है। अगर रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, रिशेड्यूलिंग हो सकती है, तो उसको करें वहां पे, उसकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। उधारकर्ताओं को अपना मामला प्रस्तुत करने का या किसी वसूली कार्यवाही से पहले बैंक या अदालत में सुनवाई का अधिकार है उसको। इसमें डिफॉल्ट के कारणों को समझाने या पुनर्भुगतान योजना का प्रस्ताव करने का भी अधिकार मिलता है, भाई मैं कैसे आपको पेमेंट कर सकता हूँ, उसे सीरीज शेड्यूलिंग हो जाए उसकी। ठीक है ना, तो रिपेमेंट कैसे होगा उसमें, अगर वो हो सकता है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए, आपस में जो भी सहमति बैंक की ओर डिफॉल्टर की ओर। तो ये क्या है इसमें लीगल बेसिस, क्या है इसका? ये नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है ये, कि भी उनको अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिए। राइट टू क्लेम द बैलेंस, शेष राशि का दावा करने का अधिकार। अब संपत्ति जब्त हो गई तो बेच दी बैंक ने, ठीक है, उसने लीगल कार्रवाई करी, उसमें बराबर नोटिस दिए, बराबर मौका दिया, है ना,
और नहीं हुआ तो, और जो संपत्ति बैंक के पास में बंधक रखी हुई थी उसने उसको बेच दी। बेचने के बाद में अगर कुछ पैसा बचा हुआ उसमें से लोन चुकाने के बाद में, तो उसको बोरोवर को अधिकार है कि वो उसको वापस मिले। बैंक ऐसा नहीं है कि उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल ले, उसको प्रॉफिट में जो पैसा लोन चुकाने के बाद में बच गया वो पैसा बोरोवर को वापस मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है। राइट टू बी ट्रीटेड पोलाइटली, ये भी राइट है कि उसके साथ में जो व्यवहार है वो विनम्रता से व्यवहार किया जाए, डराने धमकाने वाला नहीं, मारपीट का नहीं। तो ये उधारकर्ताओं को अधिकार है कि उनके साथ वसूली एजेंटों द्वारा सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए। रिकवरी एजेंटों को अपमानजनक भाषा, धमकी या किसी भी तरह के उत्पीड़न का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, तो वो गलत व्यवहार नहीं कर सकते उसमें। आरबीआई गाइडलाइंस है, ठीक है, और देश के कानून है। आप तो किसी को वैसे भी धमकाएंगे तो वैसे भी वो आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। तो ये उसके साथ में पोलाइटली व्यवहार होना चाहिए, एक इज्जतदार, एक सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, उसकी डिग्निटी बनी रहे, उसकी रेस्पेक्ट बनी रहे। रिजर्व बैंक ने इसमें अपने गाइडलाइंस जारी करी है। वसूली एजेंटों को नैतिक आचरण का पालन करना चाहिए तथा उधारकर्ताओं के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आरबीआई की गाइडलाइंस है। आईबीए के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, साफ साफ है इसमें। उनका वायलेशन जो है वो लीगल एक्शन जो है इनवाइट करता है, चाहे कोई भी बैंक के कर्मचारी हो या रिकवरी एजेंट्स। बैंक और वसूली एजेंट के खिलाफ निषेधाज्ञा का मुकदमा, इंजेक्शन सूट अगेंस्ट बैंक एंड रिकवरी एजेंट्स, ये ला सकता है अगर उसे साथ लगता है कि उसके साथ उधारकर्ता के साथ जो बोरोवर के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, तो वो इंजेक्शन ला सकता है। उधारकर्ता वसूली एजेंटों को अपने घर या कार्यस्थल पर आने से रोकने के लिए सिविल कोर्ट में निषेधाज्ञा पर मुकदमा दायर कर सकता है कि भाई उसको आप वो मेरे कार्यस्थल पर या मेरे घर पर ना आए। कोर्ट से वो इंजेक्शन सूट दायर कर सकता है, ऑर्डर ले सकता है उसमें। सिविल कोर्ट के पास में व्यक्तियों को गैर कानूनी उत्पीड़न से बचाने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार है। निषेधाज्ञा यानी कि इंजेक्शन उसको ऑर्डर करने के, सिविल कोर्ट को ऑर्डर करने के अधिकार है, वो कर सकता है अगर कोई एप्लीकेशन वहां पे देता है कि मेरे घर पे ना आए या मेरे कार्यस्थल पर ना आएंगे। फाइलिंग ए कंप्लेंट विद आरबीआई, आरबीआई के पास में शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि अगर लगता है कि उनको गलत व्यवहार हो रहा तो वो आरबीआई में भी जा सकते हैं, ओम्बड्समैन के पास में। ठीक है, यदि उधारकर्ताओं को वसूली एजेंट द्वारा अनैतिक या अवैध कार्यों का सामना करना पड़ता है तो वो आरबीआई की जो अभी एकीकृत लोकपाल योजना है उसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम बनाई अभी है ना आरबीआई ने, जो ओम्बड्समैन थे उसको पूरे देश के लिए एक ही ओम्बड्समैन कर दिया। अब अलग अलग के लिए अलग अलग ओम्बड्समैन नहीं है, कहीं से भी आप पूरे कंट्री से कहीं पर भी आप शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं या भेज सकते हैं। चंडीगढ़ में इसका सेंटर बनाया है इसको, तो वहाँ पे भेज सकते हैं। तो ये एकीकृत लोकपाल योजना जो है ये भी यहाँ पे भी शिकायत की जा सकती है, ये भी उनके पास में राइट है। डिफेमेशन का सूट कर सकते हैं, मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं कि अगर उसके बारे में कहीं पे गलत जानकारी दे दी, क्रेडिट कार्ड उसमें ब्यूरो को, उसमें जो सिविल वगैरह में यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी उसके बारे में बैंक ने या रिकवरी एजेंट्स वगैरह ने, तो उसको ये अधिकार है कि वो मुकदमा दायर कर दे, सिविल कोर्ट में जाए और डिफेमेशन का सूट दायर कर दे अगर गलत जानकारी दे दी उसके बारे में। तो क्योंकि क्रेडिट स्कोर खराब होगा तो उसको कई जगह शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी या उसका हो सकता है कहीं पर उसको क्रेडिट फैसिलिटी ना मिले। तो ये लीगल बेसिस भी इसका वही है कि मानहानि कानून व्यक्तियों को झूठे बयानों से उनकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के हर्जाने की मांगने की अनुमति देता है। वो कि अगर कोई गलत बयानबाजी हुई है या गलत सूचना दी गई है तो वो वहां पे मुकदमा दायर कर दे उसके ऊपर मानहानि का। ट्रेसपास कंप्लेंट, बिना अनुमति घर में प्रवेश करने पर शिकायत का अधिकार। अब अगर रिकवरी एजेंट्स जाते हैं धड़धड़ाते हुए घर में घुस जाते हैं, उसकी प्राइवेसी की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसमें कोई उसके बुजुर्ग माता पिता बैठे हुए हैं या कोई है और बच्चे बैठे हुए हैं वहां पर जाकर जोर से चिल्लाए हैं रिकवरी के लिए बात करें, तो वो इस तरह के जो ट्रेसपास है उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यदि वसूली एजेंट बिना अनुमति के उधारकर्ता की संपत्ति में प्रवेश करते हैं तो उधारकर्ता अतिक्रमण की शिकायत दर्ज कर सकता है, कंप्लेंट ट्रेसपासिंग कंप्लेंट पास कर सकता है वो कोर्ट में। यह कार्रवाई उधारकर्ता के निजता के अधिकार की रक्षा करने और अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए कि उसका प्राइवेसी बनी रहे। लीगल बेसिस भी है इसके। अतिक्रमण कानून व्यक्तियों को उनकी संपत्ति पर अवैध घुसपैठ से बचाते हैं, तो ट्रेसपासिंग कंप्लेंट कर सकते हैं वो।
एक्सटोर्शन कंप्लेंट, जबरन वसूली की शिकायत। अगर कहीं पे रिकवरी एजेंट्स हैं वो अगर जबरन जबरन वसूली करते हैं, मारपीट कर रहे हैं, कुछ करते हैं, एफआईआर कर सकते हैं या उसकी एक्सटोर्शन की कंप्लेंट कर सकते हैं वो। तो इस तरह की अगर शिकायत आती है कहीं पे या लगता है इनको, तो रिकवरी जो बोरोवर हैं वो उसके रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ में या जो भी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ ये आपराधिक मुकदमा दायर कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं। जबरन वसूली कानूनन पैसे या संपत्ति प्राप्त करने के लिए धमकी या बल के प्रयोग को दंडित करती है। ये जो है एक्सटोर्शन जो कंप्लेंट है, ये लॉ है, इसके बारे में कानून है, वो यहाँ पे प्रावधान है इसके बारे में। तो इस तरह से ये बोरोवर्स को बहुत सारे अधिकार हैं। तो अगर उसको लगता है उसके साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, उसके साथ में गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, ढंग से जो है उससे बात नहीं की जा रही है, और उसको लगता है या उसके रेपुटेशन को कहीं पे चोट पहुंचाई जा रही है, तो वो उसके पास में अधिकार है कि वो कंप्लेंट कर सकता है। कोशिश सभी को करनी चाहिए। बैंक से लोन लिया है उसके बराबर जो है किस्त जमा करते रहें। सीसीओडी लिमिट लिए उसको लिमिट से चलाएं, टर्नओवर आना चाहिए उसमें, और ब्याज वगैरह का भुगतान होना चाहिए। ठीक है, हर एक बैंक चाहता है इसमें, यही प्रक्रिया, यही नियम है। तो ये साथ साथ ध्यान रखना। लेकिन अगर गलत व्यवहार हो रहा है तो उसके लिए भी उनके पास में अधिकार है, वो कंप्लेंट कर सकते हैं। उनके कई सारे जो रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स के लिए कोई सा भी तरीका वो अपना सकते हैं उससे बचने के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको जानकारी? मुझे लगता है काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगी, सभी के लिए ये जानकारी होनी चाहिए सभी को। तो जिसने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक जो है आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित टॉपिक जो है आपके साथ में शेयर करूँगा, बना कर लाऊंगा। तो मेरा भी हौसला अफजाई होती रहे, तो इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे दूसरों को भी इसका सूचना का लाभ मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।